नमस्कार विद्यार्थियों स्विट्जरलैंड का संविधान हम पढ़ रहे हैं और स्विट्जरलैंड के संविधान के साथ साथ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज के समय में संविधानों की इस दुनिया के अंतर्गत अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं है, किसी संविधान में है, तो सबसे ऊपर नाम आता है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड के बारे में जैसा कि अपन जानते हैं, एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा प्यारा सा देश है और वो बड़ा ही विविधतापूर्ण देश है। वहाँ 3-4 जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा को तो राष्ट्रभाषा माना गया है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन लोगों से मिलकर के एक छोटा सा देश बना है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की हम बात करें और प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक देशों में सबसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो स्विट्जरलैंड की है। तो आज अपन बात करेंगे स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। स्विस संविधान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता विधि निर्माण तथा संविधान के संशोधनों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। कतिपय छोटे राज्यों में नागरिकों की प्राथमिक सभाएं हैं जिन्हें लैंड जिमेंड कहा जाता है, जिसमें पहले राज्य के सभी वयस्क पुरुष मिलकर चर्चा करते थे। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी स्विस संविधान को अनूठा स्वरूप प्रदान करती है तथा इसे विश्व के अन्य लोकतंत्रीय संविधानों से पृथक करती है, जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। प्राथमिक सभाएं चूंकि कैंटनों में पाई जाती है अतः वे कैंटोनों के संविधान का भाग है। तथापि नवीन संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य उपकरणों से का उल्लेख करता है। स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण। स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों की व्यवस्था उनकी ऐतिहासिकता का परिणाम है, अर्थात प्रारंभ से ही स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं को स्वीकार किया गया है तथा यहाँ के नागरिक इन उपकरणों का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। आरंभक। सबसे पहली है आरंभक। नवीन संविधान का अनुच्छेद 138 यह व्यवस्था करता है कि संघीय संविधान के संपूर्ण संशोधन के लिए 1 लाख मतदाता प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपनी ओर से सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। अनुच्छेद 139 इसी प्रकार मतदाताओं को आंशिक संशोधनों को प्रस्तुत करने का अधिकार भी देता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व संविधान में 50,000 मतदाता इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। यदि जनता द्वारा प्रस्तुत आरंभक संघीय सभा को स्वीकार होता है तो संघीय परिषद उसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संवैधानिक संशोधन को जनता तथा कैंटोनों के द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, जबकि सामान्य विधेयक जनता की स्वीकृति के बाद ही स्वीकार किए जाते हैं। आरंभक व्यवहार में 2 प्रकार का होता है। निर्मित आरंभक में जनता स्वयं विधेयक का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करती है तथा संघीय सभा चाहे तो उसके साथ अपने द्वारा बनाया गया वैकल्पिक प्रस्ताव भी मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकती है। अनिर्मित आरंभक। मतदाता स्वयं विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत नहीं करते हैं, अपितु संघीय सभा अपना सुझाव प्रस्तुत करती है। अनिर्मित आरंभक में जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है उन पर भी मतदान करवाया जा सकता है। यदि जनता बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करती है तो फिर संघीय सभा उस पर विधि निर्माण करती है। संघीय सभा आरंभक का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद स्वयं भी समानांतर प्रस्ताव पारित करती है तथा दोनों प्रस्तावों को साथ साथ जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस प्रस्ताव को जनता का अधिक समर्थन मिलता है जिसको पारित समझा जाता है। आरंभक की व्यवस्था के कारण स्विट्जरलैंड में नागरिक संविधान में संशोधन के लिए तथा वांछनीय विधि निर्माण के लिए संघीय सभा की सदिच्छा पर निर्भर नहीं करते, अपितु वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं संविधान के संशोधन तथा विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल कर सकते हैं। इसलिए माना जाता है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में संघीय सभा सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि विधि निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। लोक निर्णय की सैद्धांतिक मान्यता इस विश्वास पर आधारित है कि संघीय सभा द्वारा पारित विधेयक अथवा संविधान संशोधन पर जनता भी अपना निर्णय देने का अधिकार रखती है। यदि आरंभक की व्यवस्था नागरिकों को संविधान अथवा विधि निर्माण के बारे में पहल करने का अधिकार देती है, तो लोक निर्णय की व्यवस्था नागरिकों को संघीय सभा के विधि निर्माण के अधिकार को सीमित करने का अधिकार देती है। स्विस संविधान में 2 प्रकार के लोक निर्णयों की व्यवस्था की है, अनिवार्य तथा ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय।
संविधान के अनुच्छेद 140 के अनुसार निम्न मामलों पर लोक निर्णय अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। संघीय संविधान का संशोधन पहला। दूसरा, किसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राष्ट्र की सदस्यता। तीसरा, कोई भी ऐसा संघीय कानून जिसे अति आवश्यक घोषित कर दिया गया हो पर जिसका संवैधानिक आधार नहीं हो तथा जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पारित किया गया हो। ऐसे विधेयक पर 1 वर्ष पूरा होने से पहले मतदान करवाना आवश्यक है। निम्न अन्य विषयों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय लागू होता है। संघीय संविधान के संपूर्ण संशोधन के लिए जनता द्वारा प्रस्तुत आरंभक का प्रस्ताव, यदि संघीय सभा ने कोई समानांतर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो उस पर भी लोक निर्णय अनिवार्य होगा। ऐसे समान आरंभक प्रस्ताव जिसे संघीय सभा ने अस्वीकार कर दिया हो, यदि संविधान के संपूर्ण संशोधन के प्रस्ताव पर संघीय सभा के दोनों सदनों में गतिरोध हो तो उसे भी लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए लोक निर्णय करवाया जाना अनिवार्य होगा। परिणाम स्वरूप इन सभी विषयों में संघीय सभा की शक्तियां जन इच्छा द्वारा मर्यादित कर दी गई है। ऐच्छिक निर्णय। संविधान का अनुच्छेद 141 ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विधेयक के पारित होने के 1 माह के भीतर 50,000 नागरिक अथवा कैंटन प्रस्तुत विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करते हैं तो प्रस्तावित विधेयक लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निम्न विधेयक शामिल हैं। संघीय कानून, वे संघीय कानून जिन्हें अति अनिवार्य घोषित किया गया हो तथा जिनका काल 1 वर्ष से अधिक हो। संघीय कार्यपालिका के आदेश, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो निश्चित काल के लिए की गई हो। वे संधियां जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए की गई हो। ऐसी संधियां जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए संघीय कानून के निर्माण की आवश्यकता पड़ती हो। इस प्रकार ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग के द्वारा स्विस नागरिक वैदेशिक नीति को भी प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 141 में ही यह व्यवस्था की गई है कि जब संघीय सभा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है तो साथ ही में उन संवैधानिक संशोधनों को भी प्रस्तुत करेगी जो इन संधियों की क्रियान्विति के लिए आवश्यक होंगे। इसी प्रकार यदि कार्यपालिका आदेश द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि स्वीकृत की जाती है तो संघीय सभा उसके साथ अति आवश्यक कानूनी परिवर्तनों को लोक निर्णय के लिए प्रेषित करेगी। अनुच्छेद 141 के अनुसार प्रस्तावित किसी भी विधेयक में संधि से संबंधित संशोधन का फैसला मतदाताओं के बहुमत द्वारा किया जाता है। कैंटूनों की बहुमत की स्वीकृति भी जनता के मत से निर्धारित होगी। इस प्रकार के मतदान में अर्ध कैंटूनों का मत आधा माना जाएगा। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो प्रत्यक्ष विशेषताएं, सकारात्मक विशेषताएं यानी कि जो गुण है वो है जनता की प्रभुता, विधि निर्माण में सतर्कता, प्रतिनिधियों का सक्रिय रहना, दलों की सक्रियता में कमी, जनता की जागरूकता व राजनीतिक शिक्षा, विधि निर्माण में जनता की भागीदारी, संघीय सभा के सदनों में गतिरोध का अभाव, ये इसकी मतलब एक तरीके से गुण है। दूसरा, इसकी जो सीमाएं हैं उनके ऊपर भी अपन दृष्टिपात कर लेते हैं थोड़ा सा। संघीय सभा की प्रतिष्ठा में कमी, विधि निर्माण की बड़ी जटिलता, विधि निर्माण में विलंब, समय और धन का अपव्यय। अब स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों विकसित हुआ, इसके क्या कारण है इसको देखते हैं। भौगोलिक स्थिति और लोकतंत्रीय व्यवस्था का अनुभव, स्विस राजनीतिक संस्कृति, तीव्र आर्थिक असमानता का भाव, सीमित आकार व जनसंख्या, गणतंत्रीय परंपराओं का विद्यमान होना, राजनीतिक दलबंदी का अभाव। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तथा यह व्यवस्था विभिन्न कारकों के योगदान से निरंतर चली आ रही है। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को एक भिन्न लोकतंत्रीय स्वरूप प्रदान करती है। आधुनिक युग में बड़े बड़े राज्यों में संपूर्ण जनता की भागीदारी सामान्य निर्वाचनों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसे में स्विस राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र का भिन्न एवं उत्कृष्ट नमूना है। थैंक यू वेरी मच।